सादत हसन मंटू का अलमिया ये है कि आज भी कोई तो उनको झूठी दुनिया का सच्चा अफसाना निगार गर्दानता है तो कोई फौहश निगार करार देता है। ताहम एक नाकाबिल तरदीद हकीकत ये भी है कि गैर उर्दूदान तबका उर्दू शायरी को अगर गालिब के हवाले से जानता है तो फिक्शन के लिए इसका हवाला मंटू है। शायद इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने सादत हसन मंटू को बाद अज़ मर्ग मुल्क के सबसे बड़े सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ से नवाजा। यूं मंटू मरने के बाद खुद को मनवाने में कामयाब हो गए। नक्कादों का मानना है कि मंटू को फौहश निगार कहना इनकी तौहीन है। दरअसल इनको महज अफसाना निगार कहना भी इनकी तौहीन है, इसलिए कि वो अफसाना निगार से ज़्यादा हकीकत निगार है और इनकी निगारिश किसी अजीम मुसव्वर से कम दर्जे की नहीं। ये किरदार निगारी इतनी ताकतवर है कि लोग किरदारों में ही गुम होकर रह जाते हैं और किरदार निगार के आर्ट की बारीकियाँ पसे पुश चली जाती हैं। मंटू अगर अफसाना निगार ना होते तो बहुत बड़े शायर या मुसव्विर होते। ताहम इसमें शक नहीं कि फिक्शन में प्रेमचंद और मंटू की वही हैसियत है जो शायरी में मीर और गालिब की है। अपनी फिक्र के हवाले से मंटू ये कहकर अक्ल वालों की उलझन को आसान कर गए कि मेरी जिंदगी एक दीवार है जिसका पलस्तर मैं नाखूनों से खुरचता रहता हूँ। कभी चाहता हूँ कि इसकी तमाम ईंटें फरागंदा कर दूँ, कभी ये जी में आता है कि इस मलबे के ढेर पर एक नई इमारत खड़ी कर दूँ। इसमें कोई शक नहीं कि मंटू की जिंदगी इनके अफसानों की तरह ना सिर्फ इंतहाई दिलचस्प बल्कि मुख्तसर भी थी। महज 42 साल 8 माह और 4 दिन की छोटी सी जिंदगी का बड़ा हिस्सा मंटू ने अपनी शराइत पर निहायत लापरवाही और लाउबालीपन से गुजारा। इन्होंने जिंदगी को एक बाजी की तरह खेला और हार कर भी जीत गए। अपनी तकरीबन 20 साल अदबी जिंदगी में मंटू ने 270 अफसाने, 100 से ज़्यादा ड्रामे, कितनी ही फिल्मों की कहानियाँ और मुकालमे और ढेरों नामवर और गुमनाम शख्सियात के खाके लिख डाले। 20 अफसाने तो इन्होंने सिर्फ 20 दिन अखबारात के दफातर में बैठकर लिखे। मंटू के अफसाने अदबी दुनिया में एक तहलका मचा देते थे। इन पर कई बार फौश निगारी के मुकदमात चले और पाकिस्तान में 3 महीने की कैद और 300 रुपये जुर्माना भी हुआ। फिर इसी पाकिस्तान ने इनके मरने के बाद इनको मुल्क के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड निशान इम्तियाज़ से नवाजा। जिन अफसानों को फौज करार देकर इन पर मुकदमे चले, इनमें से बस कोई एक भी मंटू को जिंदा जावेद बनाने के लिए काफ़ी था। बकौल नक्काद वारिस अलवी बात सिर्फ इतनी थी कि मंटू की बेलाग और शफ़ाक हकीकत निगारी ने बेशुमार अकायद, मुसल्लमात और तसव्वुरात को तोड़ा और हमेशा शोला हयात को बरहना उंगलियों से छूने की जरूरत की। मंटू के जरिए पहली बार हम उन हकायद से आशना होते हैं जिनका सही इल्म ना हो तो दिल नर्म नाजुक और आरामदेह अकायद की तहवील में छोटी मोटी शख्सियतों की तरह जीता है। मंटू की एक इनफरादियत यह है कि इन्होंने ख्याली किरदारों की बजाय समाज के हर तबके और हर तरह के इंसानों की रंगारंग जिंदगियों को इनकी नफ्सियाती और जज्बाती तहदारियों के साथ अपने अफसानों में मुंतकिल करते हुए मुआशरे के मकरूह चेहरे को बेनकाब किया। मंटू के पास मुआशरे को बदलने का ना तो कोई नारा है और ना ही ख्वाब। बस वो तो एक माहिर हकीम की तरह मरीज की नब्ज देखकर उसका मर्ज बता देते हैं और अब उसका इलाज करना है या नहीं, और अगर करना है तो कैसे करना है, ये सोचना मरीज और उसके लवाहिकीन का काम है। सादत हसन मंटू 11 मई सन 1912 को लुधियाना के कस्बे समराला के कश्मीरी घराने में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मौलवी गुलाम हुसैन था और वो पेशे के एतबार से जज थे। मंटू इनकी दूसरी बीवी के वतन से थे और जब जमाना मंटू की तालीम और तरबियत का था, वालिद साहब रिटायर्ड हो चुके थे। जज साहब के मिजाज में सख्तगिरी थी, इसलिए मंटू को बाप का प्यार न मिला। मंटू बचपन में शरीर खलंडरे और तालीम की तरफ से बेपरवाह थे। मैट्रिक में 2 बार फेल होने के बाद 3rd डिवीजन में इम्तिहान पास किया। कितनी दिलचस्प बात है कि वो उर्दू में फेल हो जाते थे। बहरहाल बाप की सख्तगिरी ने इनके अंदर बगावत का जज्बा पैदा किया। ये बगावत सिर्फ घर वालों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि इसके दायरे में जिंदगी के तमाम मुसलमान उसूल आ गए। जैसे उन्होंने फैसला कर लिया हो कि उन्हें जिंदगी अपनी और सिर्फ अपनी शराइत पर जीनी है। इस नफ्सियाती गुत्थी का एक दूसरा पहलू लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का शौक था। स्कूल के दिनों में मंटू का महबूब मशगला अफवाहें फैलाना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना था। मसलन कभी कहते कि मेरा फाउंटेन पेन गधे की सींग से बना है, कभी छोड़ देते कि लाहौर की ट्रैफिक पुलिस को बर्फ़ के कोट पहनाए जा रहे हैं, या कभी ये चुटकुला छोड़ देते कि आगरा वाला ताजमहल अमेरिका ने खरीद लिया है और मशीनों से उखाड़कर इसे अमेरिका ले जाएंगे। कहते हैं कि मंटू ने चंद साथियों के साथ मिलकर अंजुमन अहमकामी कायम की थी। मैट्रिक के बाद मंटू को अलीगढ़ भेजा गया, लेकिन वहाँ से यह कहकर निकाल दिया गया कि इनको तपेदिक की बीमारी है। वापिस आकर इन्होंने अमृतसर में, जहाँ इनका असल मकान था, FA में दाखिला ले लिया। पढ़ते कम और आवारागर्दी ज़्यादा करते। इकरईसज़ादे ने शराब से तारुफ कराया और मसूफ को जुए का भी चस्का लग गया। शराब के सिवा जिसने इनको जान लेकर ही छोड़ा, मंटू ज़्यादा दिन कोई शौक़ नहीं पालते थे। तबीयत में बेइंतहा इज़्तिराब था। मंटू का अमृतसर के होटल शिराज में आना जाना होता था, वहीं इनकी मुलाकात बारी लीग से हुई। वो उस वक्त अखबार मुसावात के एडिटर थे। वो मंटू की जहानत और इनके दाखिली इंतशार को भांग गए। उन्होंने नहायत मुखलिसाना और मुशफ़क़ाना अंदाज में मंटू को सहाफ़त की तरफ माइल किया और इनको तीरथ राम फिरोजपुरी के नावल छोड़कर ऑस्कर वाइल्ड और विक्टर ह्यूगो की किताबें पढ़ने की तरगीब दिलाई। मंटू ने बाद में खुद एतराफ़ किया कि अगर इनको बारी साहब न मिलते तो वो चोरी या डाके के जुर्म में किसी जेल में गुमनामी की मौत मर जाते।
बारी साहब की फरमाइश पर मंटू ने विक्टर ह्यूगो की किताब द लास्ट डे ऑफ ए कंडेम्ड मैन का तर्जुमा 10-15 दिन के अंदर सरगुज़िश्ते असीर के नाम से कर डाला। बारी साहब ने इसे बहुत पसंद किया, इसकी इस्लाह की और मंटू साहिब किताब बन गए। इसके बाद मंटू ने ऑस्कर वाइल्ड के इश्तराकी ड्रामे वीरा का तर्जुमा किया, जिसकी इस्लाह अख्तर शिरानी ने की और मुसव्वदे पर अपने दस्तखत किए, जिसकी तारीख 18 नवंबर सन 1934 है। बारी साहब इन्हीं दिनों मुसावात से अलग होकर खल्क से वाबस्ता हो गए। खल्क के पहले शुमारे में मंटू का पहला तबाजाद अफसाना तमाशा शाया हुआ। सन 1935 में मंटू बम्बई चले गए। अदबी हलकों में बतौर अफसाना निगार इनका तारुफ हो चुका था। यहाँ मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता रहे और फिर माँ के इसरार पर इनका निकाह एक कश्मीरी लड़की सफ़िया से हो गया, जिसको इन्होंने कभी देखा भी ना था। कहते हैं कि मंटू की मफरूज़ा बदअतवारियों की वजह से अकरबा ने इनसे क़ता ताल्लुक़ कर लिया था। हकीकी बहन बम्बई में मौजूद होने के बावजूद अपने भाई के निकाह में शरीक न हुई। बम्बई में क़याम के दौरान मंटू ने रेडियो के लिए लिखना शुरू कर दिया। इनको सन 1940 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में मुलाजमत मिल गई। यहाँ नून मीम राशिद, कृष्ण चंद्र और उपेंद्र नाथ अश्क भी थे। मंटू ने रेडियो के लिए 100 से ज़्यादा ड्रामे लिखे। कहते हैं कि मंटू किसी को खातिर में नहीं लाते थे। अश्क से बराबर इनकी नोक झोंक चलती रहती थी। एक बार मंटू के ड्रामे में अश्क और नून मीम राशिद की साजिश से रद्दोबदल कर दिया गया और भरी मीटिंग में इसकी नुक्ताचीनी की गई। मंटू अपनी तहरीर में एक लफ्ज़ की भी इस्लाह गवारा नहीं करते थे। गर्मा गर्मी हुई, लेकिन फैसला यही हुआ कि इस्लाह शुदा ड्रामा ही नशर होगा। मंटू ने ड्रामे का मुसव्वदा वापस लिया, नौकरी को लात मारी और बम्बई वापस आ गए। बम्बई आकर मंटू ने फिल्म खानदान के शोहरत याफ्ता डायरेक्टर शौकत हुसैन रिजवी की फिल्म नौकर के लिए मुकालमे लिखना शुरू कर दिए। इन्हें पता चला कि शौकत कुछ और लोगों से भी मुकालमे लिखवा रहे हैं। ये बात मंटू को बहुत बुरी लगी और वह शौकत की फिल्म छोड़कर 100 रुपये माहवार पर बतौर मुकालमा नवीस फिल्मिस्तान चले गए, जहाँ इनकी दोस्ती अशोक कुमार से हुई। अशोक कुमार ने बम्बे टॉकीज खरीद ली तो मंटू भी उनके साथ बम्बे टॉकीज चले गए। इस अरसे में मुल्क तकसीम हो गया, फिरका वाराना फसादात शुरू हो गए और बम्बई की फिजा भी कशीदा हो गई। सफ़िया अपने अजीज़ों से मिलने लाहौर गई हुई थी और फसादात की वजह से वहीं फंस गई। उधर अशोक कुमार ने मंटू की कहानी को नज़रअंदाज करके फिल्म महल के लिए कमाल अमरोही की कहानी पसंद कर ली थी। मंटू इतने बददिल हुए कि एक दिन किसी को बताए बगैर बहरी जहाज़ के जरिए पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में थोड़े दिन इनकी खूब आवभगत हुई, फिर एक एक करके सब इनसे आंखें फेरते चले गए। पाकिस्तान पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद इनकी कहानी ठंडा गोश्त पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा और मंटू को 3 माह की कैद और 300 रुपये जुर्माने की सज़ा हुई। सज़ा के खिलाफ पाकिस्तान के अदबी हलकों से कोई एहतजाज नहीं हुआ। उल्टा कुछ लोग खुश हुए कि अब मंटू का दिमाग ठीक हो जाएगा। इससे पहले भी इन पर इसी इल्ज़ाम के कई मुकदमे चल चुके थे, लेकिन मंटू सब में बच जाते थे। सज़ा के बाद मंटू का दिमाग ठीक तो नहीं हुआ, सचमुच खराब हो गया। यार लोग इन्हें पागल खाने छोड़ आए। इस बेकसी, जिल्लत और खारी के बाद मंटू ने एक तरह से ज़िंदगी से हार मान ली। शराब नोशी हद से ज़्यादा बढ़ गई। आमदनी का कोई ज़रिया कहानियाँ बेचने के सिवा नहीं था। अखबार वाले 20 रुपये देकर और सामने बिठाकर इनसे कहानियाँ लिखवाते। खबरें मिलती कि हर शनासा और गैर शनासा से मंटू शराब के लिए पैसे मांगते हैं। एक दफ़ा मंटू की बेटी को टाइफाइड हो गया। बच्ची बुखार में तप रही थी, लेकिन घर में दवा के पैसे नहीं थे। बीवी ने पड़ोसन से उधार पैसे मांगे और मंटू को दिए कि वो बच्ची के लिए दवा ले आए, मगर मंटू दवा की बजाय अपनी शराब की बोतल ले आए। इनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन शराब छोड़ना तो दूर की बात, कम भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मंटू मर जाना चाहते थे। 17 जनवरी की शाम को मंटू देर से घर लौटे। थोड़ी देर के बाद खून की कैद की। रात में तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। अस्पताल का नाम सुनकर मंटू बोले, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे अस्पताल ना ले जाओ। थोड़ी देर बाद भांजे से चुपके से कहा कि मेरे कोट की जेब में 3.5 रुपये हैं, इनमें से कुछ पैसे लेकर मुझे विस्की मंगवा दो। चुनाचे विस्की मंगाई गई। बोले 2 पैक बना दो। विस्की पी तो दर्द से तड़प उठे और गशी तारी हो गई। इतने में एम्बुलेंस आई। फिर विस्की की फरमाइश की। 1 चम्मच विस्की मुंह में डाली गई, लेकिन एक कतरा भी हलक से नहीं उतरा और मुंह से बह गया। मंटू को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया, मगर मंटू रास्ते में ही दम तोड़ गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।